ओके चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अबाउट ऑल द डेरिवेशंस बिलोंग टू एसी, राइट। सो जितने भी डेरिवेशंस एसी में अल्टरनेटिंग करंट में आ सकता है वो हम कर लेंगे आज, एंड उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना ही पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके देखो, अल्टरनेटिंग करंट पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ वो क्या होता है आपका। डीसी एंड एसी में बेसिक डिफरेंस जो होता है ये होता है आपका डायरेक्ट करंट, ठीक है। ओके, डायरेक्ट करंट हो गया सर, एंड ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट एज यूजुअल। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है, देखो डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है कांस्टेंट, एंड अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ पर मान लो एक साइन वेव हो गया, ये जनरली प्रीफर किया जाता है किसके लिए, एसी के लिए। तो ये मान लो आपका एक साइन वेव हो गया, तो मान लो आपका आई रिप्रेजेंट करना है, तो आई इक्वल टू लेते हो आप आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड भी इक्वल टू लेते हो आप भी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज आपको देखना है, क्या देखना है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है आपका आई नॉट, मतलब आई नॉट एंड वी नॉट क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और इसको आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड, ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड एज एम्पलीट्यूड। ओके, अच्छा ओके, एंड दीज आई एंड वी आर नोन एज इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ठीक है। ओके सर, नाउ ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड उसका जो वैल्यू होता है आपका 2πf होता है, नहीं तो आपका फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2π डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है t। ओके, नाउ अच्छा और एक चीज यहां पर जो है बेटा, देखो यहां पर ये जो है कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से, एंड ये होता है आपका पाई, दिस वन इज आपका क्या हो गया 2π। तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, एक वेव जीरो से स्टार्ट होकर कहां पर आता है आपका 2π तक आता है। ओके, नाउ तो यहां पर अगर मैं शिफ्टिंग करूं, अच्छा शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो इजी होता है शिफ्टिंग, कैसे होता है, मान लो ये साइन वेव है आपका, एंड ये जो है जीरो था, एंड मान लो ये आपका कितना है π/2। आपको ये याद रखना है, अगर राइट शिफ्टिंग हो रहा है तो यू हैव टू यूज माइनस सिंबल, अगर राइट शिफ्टिंग हो रहा है तो यू हैव टू यूज नेगेटिव सिंबल। मतलब यहां पर मान लो आपका क्या है, लेट्स से ये आपका आई नॉट हो गया, तो आई इक्वल अगर आपको वैल्यू लिखना है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका राइट शिफ्ट किए हो, तो राइट शिफ्ट मतलब माइनस, कितना शिफ्ट किए हो आप π/2, जहां से स्टार्ट होगा वो माइनस सिंबल आपको लिखना है। सिमिलरली अगर मान लो ये पीछे चला गया, लेफ्ट शिफ्टिंग लाइक दिस, तो ये मान लो आपका कितना हो गया -π/2, तो आप कैसे लिखोगे आप आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ π/2। अगर राइट शिफ्टिंग हुआ तो नेगेटिव आएगा, लेफ्ट शिफ्टिंग होता है तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव, एंड जो ये टोटल टर्म है इसको बोलते हो आप फेज, ठीक है। एंड यहां पर तो जनरल फॉर्म होता है आपका, मैं लिख देता हूं यहां पर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई होता है, ठीक है। इसको फाई नॉट भी कहां कहां पर लिखा होता है, बट ये जो टोटल टर्म है ये होता है आपका फेज, ठीक है। एंड ये जो फाई लिखा हुआ है ये होता है आपका इनिशियल फेज, वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका इनिशियल फेज, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल फेज कहां से स्टार्ट हुआ है π/2, तो मैंने यहां पर π/2 लिख दिया। यहां पर तो राइट शिफ्टिंग हुआ तो नेगेटिव होगा, लेफ्ट शिफ्टिंग हुआ तो पॉजिटिव होगा, हो गया। ओके चलो, तो एसी में जो पहला आता है आपका क्या होता है, देखो पहला होता है आपका एवरेज वैल्यू। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कहां पर निकालोगे आप, देखो अगर यहां पर वैल्यू सेम आता तो मान लो आपके क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, एंड 10 स्टूडेंट्स का आपका एज कितना है, मान लो किसी एक का 14 है, किसी का 15 है, फिर 14 है, 15 है, 14 है, 15, तो सबको आप ऐड करते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर लिखते हो, क्योंकि सबका डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखो, अगर क्लोजली आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पर देखो, यहां पर मान लो आपका टाइम कुछ भी ले लो, ये आपका आई वैल्यू, यहां पर ये आपका आई वैल्यू, यहां पर आपका आई वैल्यू, तो यहां पर हर एक टाइम में आई का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट आ रहा है मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, एक वैल्यू चाहिए आपको, बहुत सारे टाइम में बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज आपको दिया गया है, तो एक वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फुल साइकिल के लिए एवरेज निकालेंगे। ओके, तो एवरेज के लिए देखो क्या करेंगे, यहां पर 0 to π हम लेंगे, ठीक है। तो हम जो यूज करने वाले हैं ये दोनों ही इक्वेशन यूज करेंगे, आइदर आई यूज कर सकते हो, नहीं तो आप भी यूज कर सकते हो। तो आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, नहीं तो भी इक्वल भी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो पहले डेफिनेशन डाल दो, हेडिंग
एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए हाफ साइकिल। तो फर्स्ट वन मीन वैल्यू और होता है आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। नाउ देखो, तो आपको पता है I आपको अगर एवरेज चाहिए तो I एवरेज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ कितना लिखोगे IN डिवाइड बाय क्या होगा आपका N, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या करना है सर, N का मतलब क्या होता है आपका टाइम, N का मतलब यहां पर क्या है टाइम, टाइम के हिसाब से करंट चेंज हो रहा है। मान लो यहां पर 1 सेकंड में करंट इतना था, 2 सेकंड में इतना था, 3 सेकंड में इतना था, तो टाइम के हिसाब से करंट चेंज हो रहा है। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इंप्लाइज इट कैन बी रिटन एज I समेशन ऑफ I डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्या हो गया आपका, ये आपका IN मान लो, I इक्वल टू 1 से लेके कहां तक N तक, और यहां पर आपका क्या हो गया टोटल टाइम पीरियड जो है वो N है और T लिख सकते हो आप, ठीक है ना। टोटल समेशन ऑफ टाइम कितना हो गया T, यहां पर N कौन है टाइम है, N मतलब टाइम, N इक्वल टू यहां पर हो गया टाइम, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, nth सेकंड में, ये हो गया, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो IN है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर हो गया आपका IT dt, लिमिट कहां से कहां तक आप हाफ साइकिल के लिए ले रहे हो। देखो यहां पर आपका जो था, देखो बेटा यहां पर ऐसे था ग्राफ, ये 0 था, ये पाई था, ये क्या हो गया आपका 2 पाई। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, लिमिट लेना पड़ेगा, कहां से कहां तक, ये हाफ सर्कल है, तो हाफ साइकिल मतलब लिमिट कहां से कहां तक हो गया 0 टू पाई तक हो गया, ये आ गया समझ में। तो I एवरेज के लिए आपको I इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब I को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड कितना लिए हो आप T, अच्छा सर T कैसे हुआ, यहां पर तो हाफ साइकिल हो, तो हाफ साइकिल मतलब ये आपका कंप्लीट साइकिल मतलब पूरा टाइम पीरियड T, तो हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड क्या होगा आपका T/2, तो यहां से आपका आ गया, तो ये क्या होगा सर आपका T/2, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए, ये पूरा के लिए मैंने लिया है, एंड हाफ साइकिल के लिए क्या होता है आपका T/2, तो यहां पर T/2 बन गया, एंड लिमिट आपका 0 टू कितना हो गया पाई, हाँ 0 टू पाई हो गया। चलो इंटीग्रेट करते हैं अभी, तो I एवरेज इक्वल बेटा देखो यहां पर ये वाला आ जाएगा आपका T/2, ये सॉरी 2/T आएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2/T बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ I का फॉर्मूला आपको दिया था मैंने, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, 0 से स्टार्ट हुआ है तो फाई का वैल्यू 0 है, नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट लिख दो बेटा यहाँ पर I0 साइन ओमेगा टी डी टी, 0 टू कहाँ पर पाई, ओके I0 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा तो 2/T बन गया बेटा, यहाँ पर I0 बाहर आ गया। साइन AX का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन AX इंटीग्रेशन होता है 1/A cos AX, ठीक है, साइन AX का इंटीग्रेशन होता है -1/A cos AX, तो यहां पर A कौन है, ओमेगा है सर, तो लिख दो -1/ओमेगा cos AT, अरे X की जगह यहां पर क्या है T है, तो यहां पर ओमेगा मैंने डिवाइड कर लिया ऐसे, एंड cos यहां पर लिख दिया। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई सर, तो ये बन गया आपका 2/T इंटू I0 इंटू -1/ओमेगा, फर्स्ट पुट अपर लिमिट, सेकेंड पुट क्या हो गया आपका लोअर लिमिट, ये ओमेगा टी है सॉरी, तो ये बन गया आपका सर cos ओमेगा इंटू टी के जगह ओमेगा इंटू क्या बनेगा आपका पाई, ठीक है, माइनस cos ओमेगा इंटू 0 क्या बनेगा आपका 0 सर, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जीरो टू पाई नहीं, 0 से टाइम पीरियड कितना था T/2 ना, सॉरी यहाँ पर टाइम वेरिएबल है ना, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल कौन है, टाइम है, तो यहाँ पर टाइम का लिमिट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर आपका सॉरी ये हो गया आपका T/2 एंड ये हो गया आपका 0, ओके, तो यहाँ पर आपका 2/T इंटू I0 इंटू -1/, ओमेगा का वैल्यू क्या लिखा था मैंने प्रीवियसली, ओमेगा इक्वल सा लिखे थे आप 2πf, नहीं तो आप लिख सकते हो 2π डिवाइड बाई क्या होगा T, तो यहाँ पर आप लिख दो 2π डिवाइड बाई क्या बन गया T, फिर यहाँ पर cos 2π/T ये जो है इंटू T/2 माइनस cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1,
अब ये ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज इम्प्लाइज 2/t इंटू आई नॉट इंटू माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये टी कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, तो कितना हुआ ये सर कॉस पाई हुआ, तो कॉस पाई -1, यहाँ पर भी टी कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, तो ये बन गया आपका माइनस आई नॉट बाई पाई। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 कितना हुआ -2, तो माइनस आई नॉट बाई पाई इंटू कितना हो गया -2, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, तो कितना आया 2 आई नॉट बाई पाई। तो आई एवरेज ओवर ए हाफ सर्कल इक्वल टू 2 आई नॉट डिवाइड बाई क्या बनेगा बेटा आपका पाई। ठीक है, तो एवरेज के लिए मैंने क्या किया, एवरेज मुझे पता है सर टोटल करंट को ऐड करना है डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड करना है। यहाँ पर एन जो है वो टाइम को दिखाता है, इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो समेशन के फॉर्म में टोटल आ गया डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड आपका टी हो गया। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर हाफ साइकिल दिया है, हाफ साइकिल मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया t/2, तो 0 से t/2 ले लिया मैंने, एंड यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड फिर क्या हो गया t/2, फिर आई ऑफ टी के जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी dt डाल दिया, यानी यहाँ पर टाइम पीरियड क्या था आपका t/2 डाल दिया, फिर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन यहाँ पर डाल दिया, पहले फुट फर्स्ट लिमिट अपर लिमिट, सेकंड फुट लोअर लिमिट, फिर ओमेगा की जगह 2π/t डाल दिया, कैंसिल कर लिया, बस पुट कर लिया, आ गया। ठीक है, ये अच्छा आपको पूछता है कि फुल साइकिल के लिए कितना होगा। अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि फुल साइकिल के लिए सर यहाँ पर लिमिट 0 to कितना लेना पड़ेगा 2π तक, लेकिन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, देखो ऊपर में अगर एवरेज वैल्यू प्लस में आया है तो ऑब्वियसली नीचे क्या आएगा माइनस में। सो फुल साइकिल में आपका टोटल जो आई एवरेज बनेगा वो कितना होगा 0। क्यों, ऊपर में कितना हो गया आपका 2 आई नॉट बाई पाई, नीचे कितना बनेगा -2 आई नॉट बाई पाई, तो ऐड करने पर कितना हो गया 0। तो आपका फुल साइकिल में आई एवरेज और भी एवरेज जो भी करना है करो, फुल साइकिल में हमेशा जो अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्यों सर, आपका हाफ साइकिल में वैल्यू हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई, ये नीचे है मतलब इसका एवरेज कितना आएगा -2 आई नॉट बाई पाई, तो टोटल ऐड करने पर कितना आएगा 0। ठीक है, क्विक लिख लो। -1 cos पाई वैल्यू -1, cos पाई वैल्यू -1, तो -1 -2। हो गया क्विक। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये मीन वैल्यू गया, उसके बाद क्या आता है आरएमएस वैल्यू। अच्छा आरएमएस वैल्यू क्यों आया मैं आपको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो आरएमएस वैल्यू जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर होता है। अच्छा तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, वैल्यू ऑफ एसी। ओके क्यों आता है, देखो इसका मतलब क्या होता है आपका रूट, उसके बाद मीन, उसके बाद क्या होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, देखो अगर आपको आई आर एम एस लिखना है तो क्या करना है, देखो पहले आपको स्क्वायर लेना है, मतलब I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस और कितना हो गया IN स्क्वायर। उसका मीन निकालना है तो डिवाइड बाय क्या बन गया n, उसका रूट लेना है, तो इस तरह से लिखा जाता है। पहले रूट मीन स्क्वायर मतलब पहले स्क्वायर लेना है, तो I1 I2 I2 सबका स्क्वायर ले लिया आपने। डिवाइड बाय मीन के लिए क्या करोगे आप n डिवाइड करोगे, और उसके बाद क्या करोगे आप रूट लोगे। क्यों लिया आपने,
बिकॉज हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आ गया था आपका 2I0/π, फुल साइकिल में कितना आ गया था 0। लेकिन यहां पर जो आपका फैन तो है वो तो चल रहा है, एसी में जो आपका फैन घूम रहा है, लाइट भी जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब 0 नहीं है। लेकिन आप जो एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू 0 है, तो मुझे इस तरह से कुछ वैल्यू चाहिए जिसमें एवरेज 0 नहीं होगा। तो क्या करूंगा मैं, देखो आई का वैल्यू क्या आया था, नेगेटिव भी आया था, पॉजिटिव भी आया था, इसीलिए मैंने यहां पर स्क्वायर कर लिया ताकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो यहां पर पॉजिटिव आ गया, एंड पॉजिटिव किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो यहां पर आपका मीन ले लिया, मतलब डिवाइड कर लिया, एंड स्क्वायर का रूट फिर आराम से वही आ जाएगा। आपने स्क्वायर कर लिया, उसका रूट दे दिया, तो सेम ही हुआ ना आई। तो मैंने वहीं पर ये यहाँ पर वही किया, सबका स्क्वायर ले लिया, उसका मीन निकाल दिया, फिर रूट कर लिया। आ गया समझ में। तो इसीलिए, ताकि क्योंकि एवरेज वैल्यू जो होता है फुल साइकिल में 0 आ रहा था, इसीलिए इसका जरूरत पड़ा आरएमएस वैल्यू। तो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आता है, सपोज मान लो ए कनेक्शन ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ज, जो कनेक्शन दिया है ना आपका होम सप्लाई में कितना वोल्टेज दिया गया है, तो जो 220 वोल्ट है वो आरएमएस वैल्यू है। तो आपको वो आरएमएस वैल्यू ही लेना है, ना कि एवरेज, ना कि इंस्टैंटेनियस। हमेशा जो गिवन होगा क्वेश्चन में, प्रॉब्लम शायद मतलब बहुत आता है एसी में, तो प्रॉब्लम में आपको दिया होगा 220 वोल्ट सप्लाई, इसका मतलब आई आरएमएस, सप्लाई वोल्टेज मतलब आरएमएस। ठीक है, ओके ना। तो आरएमएस वैल्यू चलते हैं, देखो एज यूजुअल वही है, इसको आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, किस फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में, नहीं तो इंटीग्रेट फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा एक काम करता हूँ, ये जो रूट है इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पर फुल साइकिल में निकल सकता है, तो लिमिट आपका 0 to t बन जाएगा, और यहाँ पर ये बन गया आपका आई ऑफ टी का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, एंड डी टी बन गया, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना हो गया, टी, फुल साइकिल मतलब टी हो गया, एंड लिमिट 0 to t बन गया सर। चलो निकालते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1/t तो बाहर रहेगा, देख लो। तो आई ऑफ टी का वैल्यू अभी तो किया था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, सॉरी आइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हो गया बेटा इंटीग्रेशन, ये हो गया 0 to t आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू बेटा डी टी। तो ये बन गया 1/t, ये हो गया 0 to t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सर हमें तो साइन का पता था, साइन स्क्वायर का पता नहीं था, तो ठीक है वो भी सीख लेते हैं यहाँ पर। देखो तो बेटा cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो इसका मतलब इस तरफ ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है आपका 1 - cos 2x। तो दैट इंप्लाइज साइन स्क्वायर x का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा 1 - cos 2x डिवाइड बाय क्या बन गया 2। ठीक है, अभी वही तो है यहाँ पर, चलो डाल दो वैल्यू, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, तो 1/t ये हो गया बेटा आई नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 - cos x के जगह क्या है यहाँ पर ओमेगा t, तो यहाँ पर बनेगा cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय क्या बन गया 2। ठीक है, हाफ बाहर ले लो, तो ये बनेगा आपका आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt एक बनेगा 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा और एक cos 2 ओमेगा t dt, लिमिट कितना 0 to t, इंटीग्रेशन ऑफ वैसे ही cos ax, क्या था आपका cos ax dx का 1/a sin ax। ठीक है, तो यहां पर x कौन है, x है आपका, यहां पर देखो x कौन है t, तो और जो बचा आपका a का वैल्यू वो क्या है आपका 2 ओमेगा, तो वो नीचे आ जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/a के जगह क्या लिखना है 2 ओमेगा, एंड कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, तो साइन 2 ओमेगा t 0 to t, फर्स्ट पुट अपर लिमिट, सेकंड पुट लोअर लिमिट, तो ये बन गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, ये हो गया पहले t माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T। अच्छा फिर जीरो डालो यहाँ पर, t के जगह में जीरो डालने पर जीरो, एंड यहाँ पर भी जीरो डालने पर कितना होगा जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0, तो नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिख दो। तो फिर यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2t बन गया बेटा, और यहाँ पर आपका t माइनस, इसको ब्रेक डाउन करो 1/2 ओमेगा, एंड यहाँ पर आपका साइन 2 ओमेगा ब्रेक डाउन करो, 2 इंटू ओमेगा की जगह क्या लिखना है आपको 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी टी कैंसिल आउट,
तो दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t होल इंटू टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन कितना हो गया ये 4 पाई। तो साइन n पाई का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 1000 पाई। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा 0। तो बचा क्या आपका, देखो तो आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा आपका आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बना आपका 2t, क्योंकि ये 0 बन गया एंड बचा आपका यहाँ पर सिर्फ t, ये टोटल टर्म 0। तो यहाँ पर क्या बचा आपका t बचा। तो आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2t इंटू टी कैंसल आउट बेटा। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या बना सर आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का रूट। सो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हो आई नॉट डिवाइड बाई क्या √2। तो आई आर एम एस एंड पीक वैल्यू के बीच में जो रिलेशन बनता है वो आई आर एम एस इक्वल टू क्या बनता है आपका आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, आ गया समझ में। चलो क्विक, डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोनेंट की तरफ। ठीक है ना, इसमें आपको जनरली क्वेश्चन बहुत आता है। देखो RLC सर्किट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड ये हो गया आपका इंडक्टेंस और इंडक्टर बोल सकते हो, इंडक्टेंस लिख दो, प्रॉपर्टी है ये। एंड ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, डिराइव क्या करना है मैं बोल देता हूं आपको। सुनो, आपको एक RLC सर्किट दिया होगा, मान लो बेटा ये R हो गया, ये आपका L हो गया, L का मतलब कॉइल होता है, एंड कैपेसिटेंस ऐसे हो गया दिस वन लाइक दिस, एंड इसको आपने क्या दे दिया, एक वोल्टेज सोर्स दे दिया AC, ये AC का सिंबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो दिया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, आपने क्या दे दिया सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप करंट कितना जाएगा बेटा, मान लो I गया, स्मॉल आई कैपिटल आई लिख सकते हो, जनरली AC में स्मॉल आई यूज किया जाता है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखो तो यहाँ पर ये R बन गया, ये L बन गया, और यहाँ पर बेटा क्या बनेगा आपका सर कैपेसिटेंस C, ओके। यहाँ पर ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी बेटा एक रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। L में जो रेजिस्टेंस आता है, L में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, तो वो होता है आपका XL, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, ओके। इसका यूनिट क्या होगा ओम। जहां पर इंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना है XL, एंड XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट क्या होता है ओम, और फॉर्मूला क्या होता है XL इक्वल टू ओमेगा इंटू L। ओमेगा तो पता है आपको 2 पाई f इंटू L, वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर 2 पाई f इंटू L। उसके बाद कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं XC, और इसको लिख सकते हो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा 1 बाई ओमेगा C, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 पाई f इंटू C, ठीक है। एंड R का तो रेजिस्टेंस R ही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डेरिवेशन होता है LC के लिए, लेकिन हम नहीं वो नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज एक ही फिगर में सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, कौन किससे बड़ा होता है, इस सब की सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर, ओके नाउ। एंड जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा ये LC LRC LRCR, मतलब CLR को कंबाइन करके कुछ भी बना सकते हो आप। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, तो LCR में और कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ
इसमें कॉम्बिनेशन में LCR के कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उसको बोलते हैं Z और दिस इज नोन एज इम्पीडेंस, ठीक है, ओके। इसका भी यूनिट क्या होगा आपका ओम। तो इसी का हम फॉर्मूला निकालेंगे कि RLC तीनों दिया गया है, आपको टोटल इसका रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का मतलब Z निकालना है आपको। अच्छा, इसमें और एक चीज क्या होता है, देखो इसमें एक चीज होता है, यहाँ इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस मिला लो आप, हाँ सर मिला लेते हैं, ऐसे नहीं मिलाते हैं, बिकॉज इट कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स। ये जो यहाँ पर बेटा I दिख रहा है ना, ये V दिख रहा है, इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट दीज आर नॉट एक्चुअली वेक्टर्स, ये वेक्टर्स नहीं है, बट आप इसको ट्रीट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है, 90 में, 0 में। चलो फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो मान लो बेटा ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज ए रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है सर, करंट का डायरेक्शन एंड रेजिस्टेंस में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, मान लो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ VR, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ VL, एंड यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ VC। तो यहाँ पर करंट एंड VR के बीच में फेज एंगल 0 होता है। रेजिस्ट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, रेजिस्टिव सर्किट में ओनली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, ओनली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। तो रेजिस्टिव इफ सिर्फ आपका रेजिस्टेंस दिया होगा, ये दोनों नहीं है यहाँ पर, तो I एंड V के बीच में फेज एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, नाउ अभी L सर करेंगे। L हमेशा क्या होता है, ऊपर रहता है। ऊपर मतलब I से कितना डिग्री एंगल किया 90 डिग्री। तो अगर आपका इंडक्टिव सर्किट होगा तो VL I से कितना डिग्री लार्ज मतलब बड़ा होगा 90 डिग्री, बड़ा मतलब लीड। तो इसका मतलब यहां पर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज बड़ा होता है एंड करंट से कितना डिग्री बड़ा होता है 90 डिग्री। सिमिलरली ये VL ऊपर हो गया तो VC नीचे रहेगा। तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया, अगर कैपेसिटिव सर्किट दिया गया है, कैपेसिटिव सर्किट दिया गया है, तो यहां पर VC क्या करता है, I से नीचे आ रहा है, तो VC और वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, ठीक है। अगर एक को याद रखोगे तो दूसरा वाला भी याद रह जाएगा। देखो रेजिस्टिव सर्किट में ये तो 0 हो गया, उसको छोड़ दो। इंडक्टिव, अगर इंडक्टर लगा हुआ है सिंपल L, तो ये आपका इंडक्टर हो गया, दिस वन इज इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस, ये आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपको ये याद रह गया तो सब कुछ हो जाएगा। कैसे, देखो इंडक्टर में मुझे पता है सर V ऊपर रहता है, I नीचे रहता है, तो V क्या करेगा I से बड़ा होगा, नहीं तो I क्या करेगा V से कम होगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो V हमेशा I से लीड करेगा, एंड कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो I से क्या करेगा लैग। अगर ये फिगर याद रह गया तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। आगे समझ में, चलो ठीक है। अभी सर हमें तो आपका जो वेक्टर में, देखो वेक्टर में दो तरह के आपको चीजें पता है, क्या है, ये मान लो सर A वेक्टर है, दिस वन इज B वेक्टर, तो ये बनता है आपका रिजल्टेंट। लेकिन यहां पर तो सर आपका VR हो गया, VL हो गया, VC, 3 वेक्टर आ गया। ये मैं बता चुका हूं कि ये आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक काम कर सकते हो, अगर बेटा ये A है, इस तरफ अगर बनाओगे तो ये क्या बनेगा आपका -A। तो अगर VC को आप ऊपर ले लोगे तो ये बनेगा आपका -VC, तो ऊपर क्या बनेगा आपका VL -VC, ठीक है। ये VC को मैंने क्या ले लिया, ऊपर ले लिया। सर मुझे VL नीचे लाना है, कर सकते हो, तो वो बनेगा VC माइनस क्या होगा VL। अभी ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा बेटा ये होगा, ठीक है ना। तो ये आपका नेट V होगा, ठीक है, ओके। मुझे पता है सर क्या है, सर रिजल्टेंट इक्वल टू A² + B² + 2AB cos थीटा। बेटा थीटा की कितना है आपका यहाँ पर 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो सिंपल लिख सकते हो आप V = √/of VR का स्क्वायर प्लस VL - VC का क्या होगा स्क्वायर। अच्छा सर मैं यहाँ पर VC - VL कर सकता हूँ, करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया। अच्छा ये हो गया बेटा टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कैसे निकलता है सर, I में टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करने पर, यानी मैंने आपको बताया टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है Z होता है। तो I इंटू क्या बन गया Z,
इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, यहां पर बनेगा i इंटू क्या बनेगा आपका r, तो आई आर का स्क्वायर बन गया, प्लस वी एल की जगह क्या बनेगा आई इंटू एक्सएल, मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर को क्या बोलते हैं एक्सएल, तो यहां पर मैंने आई एक्सएल लिख दिया। एंड वी सी की जगह क्या लिखोगे आप आई एक्स सी का क्या बन गया आपका स्क्वायर। ओके सो ये बन गया बेटा आई जेड इक्वल टू ये रूट, ये बनेगा आपका आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस ये आई अगर बाहर आएगा तो ये भी आई स्क्वायर होगा, ये बनेगा आपका एक्सएल माइनस क्या बन गया बेटा एक्स सी का स्क्वायर। अभी देखो आई स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा आई बन जाएगा क्योंकि रूट है, तो ये बन गया आई इंटू जेड इक्वल टू आई इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का क्या बन गया स्क्वायर, आई आई कैंसिल आउट, तो जेड का वैल्यू आपका निकल गया, कितना आया जेड का वैल्यू, सर जेड का वैल्यू आ गया आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का रूट, तो दिस इज द टोटल इंपीडेंस का वैल्यू। एंड यहां पर क्या होता है, मान लो बेटा ये आपने एंगल ले लिया, कितना ले लिया फाई, तो यहां पर सर हम निकाल सकते हैं tan फाई, हाँ निकाल सकते हो आप, तो tan फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, तो यहां पर ये बन गया p, p कौन है सर VL माइनस VC, तो VL माइनस VC लिख सकते हो, डिवाइड बाई h कौन है सर आपका, सॉरी p बाई b होता है ना, तो VR ना, ओके इस एक्सिस में कौन है VR है, ये एक्सिस में कौन है VL माइनस VC है, तो P हो गया VL माइनस VC, ये हो गया आपका VR, अगर ऊपर वोल्टेज लिखे हो तो नीचे भी वोल्टेज रहना चाहिए, ठीक है ना, तो यहां पर आपका ये डाल सकते हो, ये मैं ऐसे बना देता हूं, तो दैट इज इक्वल बेटा यहां पर लिख सकते हो आई एक्सएल माइनस ऑफ आई एक्सी डिवाइड बाई आई इंटू आर, आई 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 कैंसिल्ड आउट, तो tan फाई इक्वल टू फॉर्मूला निकल गया एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, एक्सएल की जगह ओमेगा लिख सकते हो, एक्सी की जगह ओमेगा सी लिख सकते हो, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। आ गया समझ में। हाँ और एक चीज भी होता है, क्या होता है सर cos फाई भी तो निकाल सकते हो आप, हाँ सर निकाल सकते हैं हम, cos फाई इक्वल टू बी बाई एच, बी कौन है वी आर है सर, डिवाइड बाई एच कौन है सर दिस वन इज योर वी है, और ऐसे भी लिख सकते हो आई इंटू आर डिवाइड बाई आई इंटू जेड, आई आई कैंसिल आउट, कितना बना आर डिवाइड बाई जेड, ये जो cos फाई होता है ना बेटा ये होता है आपका पावर फैक्टर, बहुत टाइम में क्वेश्चन आता है पावर फैक्टर डिफाइन करो, एंड पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, तो पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, नहीं तो 1 से लेस होगा। देखो कितना डेरिवेशन में थोड़ा सा डेरिवेशन था, RLC सर्किट दिया होगा उसमें इंपीडेंस का वैल्यू निकालो एंड आपका पावर फैक्टर निकालो, बस हो गया, ठीक है क्विक लिख लो। ओके 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 इजी है डेरिवेशन, ठीक है ना, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको बस, देन इट इज इजी। ओके लिख लो क्विक, थोड़ा सा इंक में डाल देता हूँ, let me put some ink. चलिए ऊपर मैं नहीं मिटा देता हूँ, नीचे लिखो। ओके आपको क्वेश्चन आता है बेटा ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है ना,
अच्छा फेजर इंडिविजुअल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, फेजर डायग्राम इंडिविजुअल के लिए सिर्फ आपको आर के लिए निकालना है, मान लो। अच्छा सर आर के लिए आपको क्या करना है, पहले वेव डायग्राम ड्रॉ करो। देखो वेव डायग्राम कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो बेटा आपका v का ग्राफ हो गया, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यह आ गया। सर मुझे i को ड्रॉ करना है। अच्छा i को कैसे ड्रॉ करेंगे, r में v एंड i के बीच में एंगल कितना होता है, 0, तो फेज डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन आपको देखो अगर i चाहिए आपको तो इसमें आपको क्या बनना पड़ेगा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो इसमें r डिवाइड करना पड़ेगा सर, ठीक है ना, तभी आपका i इक्वल टू क्या निकलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो v नॉट हो गया सर। एंड i जो स्टार्ट करेंगे हम कितना डिग्री से स्टार्ट करेंगे, सेम ही डिग्री, क्यों, रेजिस्टेंस में v एंड i के बीच में एंगल कितना होता है, 0, तो i का ग्राफ भी वही होगा, सिंपल आपका थोड़ा कम बढ़ जाएगा, क्यों, बिकॉज i सर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, क्यों, देखो v में r डिवाइड करने पर आपका i आता है, तो v का वैल्यू जितना होगा ये r डिवाइड कर लिए तभी तो ये आया, तो ये बन गया आपका i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका वेव डायग्राम बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, फेजर डायग्राम, फेजर मतलब ये वाला, दिस वन, ये करेंगे अभी। तो ये कैसे करेंगे आप, देखो फेजर डायग्राम सिंपल है। ओके नाउ देखो v एंड i के बीच में एंगल कितना है सर, आपका 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मान लो आपका क्या हो गया e का, एंड यहाँ पर इतना आपका क्या हो गया, आपका e नॉट बन गया, ठीक है ना। एंगल कितना है सर, एंगल हो गया आपका ओमेगा टी, देखो v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, i इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो एंगल कितना बन गया, इतना, एंड i क्या होगा, छोटा होगा सर इससे, ये वाला, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका e नॉट, यहाँ पर e दे दूं, ये बन गया आपका बेटा i नॉट, तो ये i है, तो i थोड़ा सा छोटा होता है किससे, e नॉट से, एंड i का एंगल कितना होता है, ओमेगा टी, e नॉट का भी एंगल कितना होता है, ओमेगा टी। तो ये फेज डायग्राम हो गया रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ये वाला r के लिए। सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे l के लिए, ठीक है ना, l के लिए ड्रॉ करेंगे। देखो अभी इंडक्टर के लिए ड्रॉ करेंगे। अच्छा पहले वोल्टेज के लिए तो बना लेना पड़ेगा आपको, देखो ये वाला हो गया आपका वोल्टेज के लिए, ठीक है ना, वेव डायग्राम, ये हो गया आपका v नॉट, ये ग्राफ है आपका v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके नाउ सर आपने जो डायग्राम किया था, देखो इसी से हम करेंगे, i ऊपर क्या था vl, मतलब ये जो v का ग्राफ है बेटा v i से बड़ा हो रहा है, और नहीं तो i vl से कितना डिग्री छोटा हो रहा है, 90, तो i का जो ग्राफ बनेगा वो माइनस होगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अभी मुझे i इक्वल क्या लाना है सर, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना हो गया, पाई बाई 2, देख लो माइनस कितना हो गया, पाई बाई 2, क्यों, अरे बेटा 90 डिग्री छोटा हो रहा है ओमेगा टी से, तो 90 डिग्री यहाँ पर छोटा कर लिया। तो क्या करेंगे यहाँ पर सर मुझे पता है क्या करेंगे सर, माइनस है, माइनस मतलब राइट शिफ्टिंग, तो ये वाला जो है वो पाई बाई 2 है, तो i का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2 से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये वाला हो गया, थोड़ा कम कर लो वैसे, ठीक है, थोड़ा इसको आप इसको बढ़ा लो थोड़ा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वोल्टेज का एंड करंट का थोड़ा कम होगा। तो ये वाला जो है बेटा ये हो गया आपका आई नॉट, एंड ये हो गया आपका आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सेमी ग्राफ रखना है साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन है, लेकिन शिफ्टिंग माइनस है मतलब राइट शिफ्टिंग है, तो पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा। सिमिलरली हम सर फेजर बना लेंगे, हाँ बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये वाला हो गया सर ई नॉट, हाँ मैंने कहा ठीक है, तो ये बन गया आपका ई। अच्छा सर आई कैसे बनेंगे बेटा, 90 डिग्री स्मॉलर, ई से 90 डिग्री स्मॉलर, तो नीचे आएगा 90 डिग्री, ये वाला, तो ये वाला हो गया आपका आई नॉट, ठीक है ना, एंड ये वाला हो गया आई, बस खत्म। ये हो गया फेजर, ऊपर वाला हो गया वेव डायग्राम, ठीक है। सिमिलरली और एक ही बचा, कौन सा वाला सर, कैपेसिटर वाला, तो कैपेसिटर वाला ही बना लेते हैं। तो सी के लिए फेजर डायग्राम सर सेम ही है। अच्छा पहले ये बना लेते हैं, दिस वन। सर यहां पर क्या था, यहां पर सर आपका जो ग्राफ था BC नीचे था, I ऊपर था, तो इसका मतलब ये हुआ I कितना डिग्री लार्ज होगा, कितना डिग्री ऊपर जाएगा, 90 डिग्री, एंड ऊपर जाएगा मतलब प्लस है, तो मतलब यहां पर जो ये मान लो बेटा V है, दिस वन
वी नॉट, एंड ये ग्राफ किसका है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर मुझे पता है। एंड I का जो ग्राफ होगा वो किससे होगा सर, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ कितना होगा पाई बाई टू, क्योंकि v से ज्यादा है ना पाई बाई टू 90 डिग्री। बस राइट शिफ्टिंग, यहाँ पर कौन सा शिफ्टिंग होगा, प्लस मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग। तो यहां से स्टार्ट होगा, मान लो ये बेटा पाई बाई टू है तो यहां से स्टार्ट होगा लाइक दिस, ठीक है। ये वाला हो गया आपका। सो दिस वन इज आई का ग्राफ हो गया, I इक्वल टू आई नॉट, ए लिखा हुआ है यहाँ पर I इक्वल टू दिस वन, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया आई नॉट। फिर फेजर डायग्राम बनाएंगे। हाँ सर ठीक है बना लेते हैं। ये वाला हो गया सर ई नॉट भी नॉट, जो भी लिखना है लिखो। ये हो गया ई, इससे 90 डिग्री ज़्यादा मतलब इस तरफ आएगा, ये हो गया। तो दिस वन इज योर आई नॉट, ये हो गया आई, बस हो गया। क्वेश्चन आता है बहुत, फेजर डायग्राम कौन किससे ज़्यादा होता है, कौन किससे मतलब लैग करता है, कौन किससे आपका लीड करता है। अगर ये वाला फिगर याद रह गया तो आप कर सकते हो कुछ भी। ठीक है। अच्छा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट डू मीन बाय बेटा रिजोनेंस, ठीक है ना। रिजोनेंस में क्या होता है बेटा, रिजोनेंस में आपका करंट जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो रिजोनेंस इज ए कंडीशन वेयर करंट इज मैक्सिमम, एंड कंडीशन क्या होता है बेटा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इस शॉर्ट में आ सकता है। एंड इससे ओमेगा इक्वल टू क्या निकलेगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल सी, इसको नॉट देते हैं, क्यों, दिस इज योर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिजोनेंस इज अ कंडीशन व्हेन करंट विल बी क्या होगा मैक्सिमम, एंड इसका जो वैल्यू है कितना होगा, फ्रीक्वेंसी जो है 1 बाई रूट ओवर क्या बनेगा एलसी, एंड कंडीशन आपका एक्सएल इक्वल टू क्या बनेगा एक्सी, ये रिजोनेंट कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसी का चैप्टर कंप्लीट। कल फिर आपका ईएमआई कर लेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, और एक ही बचा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो बचा, एंड मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो बचा, नहीं तो खत्म सब, जो डेरिवेशन का पार्ट है, ठीक है। ओके हो गया, डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो मेल कर लेना, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइमिंग में। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी ए पी कृष्णा।